नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का इतिहास और शुरुआत करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल, इसे तीन भागों में तोड़ा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है, ये आपने याद रखना है कि मानव उत्पत्ति से बाद ही आपका स्टार्ट होता है। जैसे मानव की उत्पत्ति मानी जाती है इस धरती पर, प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट मान लिया जाता है। पुरापाषाण काल का जो समय माना जाता है 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो पद्धति थी इंसान की, वो शिकार आधारित थी। मध्यपाषाण काल की अगर बात करें तो इसमें इंसान पशुपालन करना स्टार्ट कर देता है और पहला जो जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। दोनों ही हिमयुग में आते हैं, ये दोनों आपके हिमयुग थे, तो ज़मीन का इतना महत्व नहीं था। पर नवपाषाण काल की अगर बात करें, आज से लगभग 6000 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास, तो इसमें इंसान कृषि करना सीख जाता है क्योंकि बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और ज़मीन मिल जाती है कृषि करने के लिए। तो कृषि और बस्ती के साक्ष्य या बस्ती बसाना स्टार्ट कर देता है। यहीं पर आपको पहिए के आविष्कार, आग पर काबू पाना इंसान सीख जाता है। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को भी समझा देता हूँ। इतिहास का जब विभाजन किया जाता है किसी भी देश स्थिति विशेष के हिसाब से, तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब उस क्षेत्र से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं पर लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। यह आपने याद रखना है। तो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, जैसे पाषाण के उपकरण मिल गए, बोल सकते हैं पत्थर के, मिट्टी के बर्तन या खिलौने मिल गए, तो इसी के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को आपका डिस्क्राइब किया जाता है। इसलिए साल जो होता है ना, कि किस साल ये चीज़ हुई, ये पूरी तरीके से नहीं होता, क्लियर नहीं होता। प्रोटोहिस्टोरिक एज आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, यहाँ तक कि लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, पर आज भी वर्तमान में उस लिपि को या उस लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये डाल दिया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात की जाए तो आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल में डाल दिया जाता है। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य और साथ में उन्हें पढ़ा भी गया है, जैसे जैन और बौद्ध धर्म। तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो लिपि होती थी कौन सी थी, ब्राह्मी होती थी। तो ब्राह्मी लिपि पढ़ी जा चुकी है। पाली भाषा का इस्तेमाल होता था या फिर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल होता था, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था जिससे आज की आपकी हिंदी निकल के आई है। इसके अलावा अर्धमगधी का इस्तेमाल होता था। तो ज़्यादातर अभी जो टॉपिक है हमारा वो प्रागैतिहासिक काल का है, मतलब केवल बात होगी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, लिखित साक्ष्यों के आधार पर कोई बात नहीं होगी। तो बात करते हैं, तो पुरातात्विक स्थलों की सबसे पहले बात कर देते हैं। लिखा हुआ है कि पुरातात्विक तत्व मृदभांड, जो आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं, शैल चित्र हो गए आपके शिलाओं पे या बोल सकते हैं पत्थरों पे उकेरे गए चित्र, गुफा, कंकाल के आधार पर हम पुरातात्विक स्थल की बोल सकते हैं पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर उत्तराखंड में बात करें तो देवीधुरा, जो आपका चंपावत जिले में पड़ता है, वहाँ पर क्या हुआ था कि हैनवुड नाम के जो व्यक्ति थे, 1856 वो साल था जब 1857 की क्रांति से पहले का वर्ष है, जब भारत में 1857 क्रांति हुई थी। ये वो टाइम था जब झारखंड में आपका संथाल विद्रोह भी पीक पे था, झारखंड में। तो उत्तराखंड में उस समय हैनवुड साहब क्या कर रहे थे, देवीधुरा चंपावत में क्या कर रहे थे, पुरातात्विक स्रोतों की उन्होंने खोज कर ली थी। लिखा हुआ है उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय हैनवुड को जाता है। उन्होंने देवीधुरा में महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज की थी। महापाषाण बोला जाता है मेगालिथ्स को। और जब उत्तर भारत की तरफ आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी समय आपका दक्षिण भारत की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी जो एज चल रही थी वो मेगालिथिक एज ही चल रही थी, महापाषाण काल। महापाषाण का मतलब ये होता है कि जब दक्षिण भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाता है महापाषाण काल को, तो इस तरीके से देखा जाता है कि वहाँ पर जो कब्र होती थी, दफनाया जाता था जो लोगों को, वो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दफना दिया जाता था। तो ये आपने याद रखना। तो महापाषाण का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल इंसान के द्वारा या मानव के द्वारा करना। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी सीमांत क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, और अल्मोड़ा प्रमुख पुरातात्विक स्थल है बोल सकते हो उत्तराखंड के और भारत के। 1952-53 की अगर बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने हरिद्वार के बादराबाद से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त किए थे। तो हरिद्वार का नाम भी आ जाता है और यहाँ पे नाम जुड़ जाता है यज्ञदत्त शर्मा जी का। ठीक है, ये 52-53 की बात है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ का जो बनकोट क्षेत्र है, वहाँ से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ताम्र बोला जाता है तांबे को, और तांबा वो धातु है जो इंसान द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई थी। सबसे पहले
प्रयोग इंसान के द्वारा जो धातु का किया गया था वो तांबे का किया गया था, और तब जब इंसान तांबे का प्रयोग करना सीख जाता है उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा बोल सकते हैं प्रयुक्त की गई पहली धातु तांबा थी। तो पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और खोज हुई थी 1990 में, 1989 में। चमोली की अगर बात करें, चमोली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आता है ग्वारखिया गुफा। बोल सकते हैं इसकी खोज की थी राकेश भट्ट जी ने, और ये आपको मिलेगी, एक डुंगरी गांव है आपका चमोली में, अलकनंदा नदी के किनारे, तो वहाँ पर ये बसा हुआ है। तो वहाँ पे थी आपकी ग्वारखिया गुफा। यहाँ पर आपको कई सारे पशुओं और मानव के रंगीन चित्र प्राप्त होंगे, जैसे लोमड़ी के मिले, भेड़ के मिले, बारहसिंगा हो गया, मानव के लगभग टोटल मिला के 41 रंगीन चित्र प्राप्त हुए, जिसमें से 8 मानव के थे रंगीन चित्र। मलारी गांव की बात करते हैं तो ये भी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। धौलीगंगा घाट, नगगंगा जो घाटी है वहाँ पर ये अवस्थित है आपका मलारी गांव। यहाँ से आपका एक नरकंकाल, मिट्टी के कुछ बर्तन और लगभग 5.2 बोल सकते हैं 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला है, मुकुट। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो लगभग 5.2 किलो सोने का मुकुट मिला है। और ज़्यादातर जो मृदभांड मिले, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले, वो या तो काले रंग के थे या धूसर थे। धूसर मतलब हल्की मिट्टी, उड़ने वाली मिट्टी, और उसमें कैसे चित्र उकेरे गए थे, चित्रित। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात की जाए तो गढ़वाल विश्वविद्यालय का भी इसमें रोल रहा है। 2001-2002 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे उन्होंने इस गांव की खोज की थी, और इससे पहले जो खोज हुई थी 1983 में देखने को मिली थी। 1956 की अगर बात करें तो शिव प्रसाद डबराल चारण जिन्हें बोलते हैं शिव प्रसाद डबराल चारण जी, चारण कहा जाता है इन्हें। तो इनके द्वारा समाधान पद्धति की खोज कर दी गई थी। कहाँ? उत्तराखंड में। समाधान 2 प्रकार का होता था। अगर आप देखेंगे पाषाण काल में या तो दफनाया जाता था या तो जलाया जाता था, पर ज़्यादातर जो साक्ष्य मिलते हैं पाषाण काल में वो दफनाने के मिलते हैं। तो ये आपने याद करना है। राहुल सांकृत्यायन की अगर बात करें तो उन्होंने बताया था कि ये जो समाधान है वो खस जाति से संबंधित है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका किमनी गांव। किमनी गांव भी आपका चमोली में, थराली के पास ये आपका अवस्थित है। यहाँ पर भी पशुओं के शैल चित्र, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार भी प्राप्त हुए। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी के हुडली क्षेत्र में नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। यह क्षेत्र उत्तरकाशी की यमुना घाटी पर अवस्थित है। अब आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में पहला आता है लघुड्यार। लघुड्यार सीधे कंपेरेबल होता है किसके साथ? भीमबेटका की गुफाओं के साथ, जो भारत में सबसे पुरानी गुफाएं बोली जाती है, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई, जिनका संबंध पाषाण काल से। तो लिखा हुआ 1968 में इस गुफा को महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा खोजा गया था। यह गुफा अल्मोड़ा जिले के बाड़े छीना के पास दलबैंड में सुयार नदी के पास अवस्थित है। आगे लिखा हुआ इस गुफा में पशु और मानव के रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं, और इस गुफा के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में प्राप्त हुए शैल चित्रों से की जाती है। इसके साथ ही यहाँ नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सामूहिक नृत्य करती हुई कुछ मंडली के चित्र भी देखने को मिलते हैं। इसकी फ़ोटो मैं आगे दिखा दूंगा आपको किस तरीके की है। फिर आता है कसार देवी मंदिर। तो कसार देवी मंदिर की अगर बात करें तो अल्मोड़ा से अगर आप 8 किलोमीटर दूर जाएंगे कश्यप पहाड़ी की तरफ, तो वहाँ पर आपको ये मंदिर दिखेगा चोटी पे। लगभग दूसरी शताब्दी का ये माना जाता है, और यहाँ पर भी लगभग 14 नर्तक डांस करते हुए उन्हें दिखाया गया। आगे चलते हैं तो ये आपका कौन सा, ये आपको दिखेगा लघुड्यार। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पेंसिल टाइप की आकृति दिख रही है, हाथ से हाथ मिले हुए, तो ये सामूहिक नृत्य को दिखा रहा है। और कुछ आकृतियाँ आपको नागफनी की दिख रही होंगी, जैसे नागफनी टाइप की आकृतियाँ दिख रही होंगी, तो ये लाल कलर में। अच्छा, अगर सांस्कृतिक पट आप देखेंगे लघुड्यार, जब आप जाएंगे कभी भी अगर मौका मिले, तो वहाँ पे लिखा हुआ है दैविक आपदाओं से अपनी सुरक्षा हेतु आदि मानव ने प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं, कंदराओं और शैलाश्रयों को अपना आश्रय स्थल बनाया। अंतरम की स्वाभाविक कला मतलब अंदर की जो स्वाभाविक कला था उसे उजागर करने के लिए इनकी दीवारों और छतों पर विभिन्न रंगों से तत्कालीन जनजीवन, आखिर तथा विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अच्छा, इंसान क्या करता था? प्लानिंग वगैरह देख लेता था उस समय कि भाई किस प्रकार से शिकार किया जाएगा। तो आपको जो देखने को मिलता था ज़्यादातर पशुओं के निशान, ठीक है ना, बर्छे, भाले, तीर, इनके भी निशान देखने को मिलते थे इंसान के साथ। आगे लिखा है इसी प्रकार के प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल तक अनेक चित्रित गुफाएं तथा शैलाश्रय भारतवर्ष सहित संसार के अन्य देशों में विद्यमान है। लघुड्यार शैलाश्रय भी उसी में आते हैं। लघुड्यार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। इस शैलाश्रय की दीवार, छत पर गेरुआ जो रंग होता है मिट्टी का, लाल और काले और सफ़ेद रंगों से विभिन्न
चित्र बने हुए हैं। इससे इनमें मुख्यतः पंक्तिबद्ध जो आपको देखने को मिलेगा मानव, पशु, वृक्ष, तरंगित रेखाएं तथा ज्यामितीय अभिप्राय आदि चित्रित किए गए। अधिकतर आकृतियां पूर्ण और भरी हुई हैं, जबकि एक आध जो चित्र है रेखीय हैं। लघु उड्डयन चित्रित शैलाश्रय कुमाऊं क्षेत्र में प्राचीन संस्कृति का अनुगम प्रतीक है। आगे चलते हैं। अब आता है फलसीमा। फलसीमा की बात करें तो अल्मोड़ा जिले के हवालबाग तहसील में अवस्थित है। यहाँ पर नृत्य करती मुद्राएं, योग मुद्राएं वाली मानव आकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 2 चट्टानें प्राप्त हुई इस प्रकार की और कप मार्क्स देखने को मिलते हैं। कप मार्क्स होता है कि पत्थर में कई सारे क्या होंगे, छेद होंगे, इस तरीके के कप बने होंगे, जैसे ओखली टाइप की होती है जो आपकी, पर पत्थर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पत्थर में। तो आपने देखा होगा पत्थर पे कई सारे छेद होते हैं जिनमें पानी अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है, बड़े बड़े छेद, ठीक है ना, गहरे छेद, तो उन्हें बोलते हैं कप मार्क्स। जाखन देवी मंदिर आता है आपका अल्मोड़ा जिले के धरनौला में अवस्थित है। यहाँ पे यक्षों के निवास के कुछ प्रमाण मिलते हैं। पेटसाल और फड़कानौली की अगर बात करें तो पेटसाल में सबसे पहले 1990 में कत्थई रंग के मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी, और फड़कानौली की जो स्थापना हुई थी, या बोल सकते हैं फड़कानौली की जो खोज हुई थी, सॉरी स्थापना बोल रहा हूँ, खोज हुई थी, वो हुई थी आपकी 1985 में। अच्छा, इन दोनों स्थानों की खोज जो की वो यशोधर मठपाल जी ने की है, और दोनों आपको दिखेंगे सुयार नदी के तट पर। उसके बाद आता है लोयथाप। लोयथाप जो है वो लाल कलर के वहाँ पे आपको चित्रित शैलाश्रय देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। कालसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अशोक के टाइम का, राजा अशोक या सम्राट अशोक के टाइम का है। तो देहरादून में जो आपका उत्तर में टोंस और यमुना नदी के संगम पर ही आपका देखने को मिलेगा। 257 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा इस अभिलेख को स्थापित किया गया था। भाषा इसकी पाली है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। अशोक इस पर लिखते हैं, उसने अपने राज्य में हर स्थान में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, और उसके साथ इस अभिलेख में लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात की गई है। तो अगर आप इससे जूम करोगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को जो सबसे पहले पढ़ लिया था उन्होंने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया था, ये आपने याद रखना, 1837 की बात है, ठीक है ना। और एक इनका अशोक का मास्की अभिलेख है कर्नाटक में, तो उसी में पता लगता है कि देवाने प्रियदर्शी और कोई नहीं, अशोक ही है, ठीक है ना। और एक आपका गुजरा अभिलेख है, तो उसमें भी पूरा नाम लिखा है, देवाने प्रियदर्शी अशोक महाराज। तो ये इनके नाम थे अशोक के। मास के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक से संबंधित, और गुज्जर अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है कालसी, क्योंकि देहरादून में, तो आपने इसे याद रखना है। साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोतों से पता लगता है। अगर वेदों की बात करें तो आप जानते हैं 4 वेद हैं। शुरुआत के 3 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। और वेदत्रयी का मतलब ये है कि इन तीनों में आपको यज्ञ संबंधी विधियाँ देखने को मिलेंगी। पर अथर्ववेद में आपको आयुर्वेद, औषधि विज्ञान, जादू टोना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये वेदत्रय में शामिल नहीं होता। वेदों को संहिता भी कहा जाता है, आपने ये भी याद रखना है। और वेदों का जो अंतिम रूप से संकलन हुआ था वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। सबसे पुराना वेद जो आपका ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है कि इस भूमि को देवभूमि और मनुष्यों की भूमि कहा गया है। स्कंद पुराण की अगर बात करें तो स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है कश्मीर, फिर आता है पंजाब वाला जालंधर वाला क्षेत्र, केदारखंड, ये आपका कौन सा है, ये है आपका गढ़वाल, और फिर आता है मानसखंड। मानसखंड बोला जाता है किसको? अल्मोड़ा को, सॉरी आपका किसको बोल सकते हैं, कुमाऊं रीजन को बोला जाता है, और नेपाल आता है। तो आपके स्कंद पुराण में 5 खंड देखने को मिलेंगे हिमालय के, कश्मीर, जालंधर, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लिखा गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारनाथ, जबकि कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। अच्छा, स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल भी कहा गया है। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया था। कुर्म अवतार लिया था, कुर्म मतलब कछुए का अवतार लिया था, इसलिए इस क्षेत्र को कुर्मांचल, या बाद में जाके इसका नाम कुमाऊं पड़ जाता है। भगवान विष्णु के अगर अवतारों की बात करें तो 10 अवतार माने जाते हैं इंपॉर्टेंट। उनमें से पहला अवतार जो आता है मत्स्य अवतार आता है, दूसरा आता है कुर्म अवतार, तीसरा आता है वराह अवतार, चौथा आता है आपका नरसिंह अवतार, पाँचवां आता है आपका वामन अवतार, छठवां आता है आपका परशुराम अवतार, सातवां आता है आपका राम अवतार, आठवां आता है कृष्ण अवतार, नवां आता है आपका गौतम बुद्ध अवतार, और एक भविष्य का अवतार होगा जिसे बोलते हैं कल के अवतार। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र को गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात और नाग आदि जो जातियां थी उनका निवास स्थल बताया गया।
तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे जैसे उत्तरकाशी इम्पॉर्टेंट है आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, चमोली और आपका पिथौरागढ़ सीमांत जो आपके प्रांत लगते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, यहाँ पे हरिद्वार का नाम भी आया, देहरादून का कालसी वाला क्षेत्र भी आया, पर उसे प्रागैतिहासिक काल में नहीं रखेंगे, उसे रख देंगे ऐतिहासिक काल में, क्योंकि कालसी जो अभिलेख है वो पढ़ा जा चुका है, जैसे मैंने अभी बताया था, पढ़ा गया, तो उसे ऐतिहासिक काल में डाल देंगे। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कौन सा, अल्मोड़ा और चमोली। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।